हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक है। और आप सभी जानते हैं ये जो हमारा कोर्स है ना, वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 71 मेंस होगा दिसंबर में। उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को आपके समक्ष लेकर आए हैं। ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम से, तो आपको जो है ना इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ना एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा अपने कोर्स के बारे में कि अगर इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? आपको किस प्रकार जो है ना आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा, ये सभी चीज़ आपको बताएँगे वीडियो के अंत में। ठीक है? ये नंबर है, आप चाहे तो इस पे कॉल कर सकते हैं, अगर आप इसको ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। कि कुछ लोग जो है यहाँ पे जुड़ चुके हैं। ठीक है? कम ही सही है, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया है हमारे चैनल पे, हम पे विश्वास कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है? आप लोग भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं 9430357042। हमारा जनसत्ता न्यूज़पेपर डेली करंट अफेयर डेली चलता है, तो वहाँ पे आप कमेंट पढ़ सकते हो वहाँ पे। तो हमारे व्यूअर है, उन्होंने कमेंट दिया है, क्योंकि वो कमेंट तो मैंने तो पैसे देकर तो मैंने कमेंट नहीं करवाया होगा। आप वहाँ पे कमेंट पढ़ें, उसका व्यू देखें और हमारा पढ़ाने का जो टेक्निक है उसको देखें। अगर आपको लगता है चैनल से जुड़ना चाहिए, तो ज़रूर जुड़ना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि एक बार आप ग्रुप में कंटेंट देखें हमारा, ठीक है? उसके बाद निर्णय लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? अभी जो 70 एग्ज़ाम हुआ मेंस वाला, हुआ ना? उसमें ये क्वेश्चन 38 मार्क्स में आया हुआ है। कितना मार्क्स में? 38 मार्क्स में, ओके? तो बहुत लोग इस टॉपिक को पढ़े हुए हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जब 20 क्वेश्चन आपको लिखना होता है ना, तो आपके अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जिसको प्रैक्टिस करके आपने गया है, तो अच्छे से पढ़ के गया ना, फिर भी आप बेहतर तरीके से नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर, क्योंकि आपको वहाँ पे 1 क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, वहाँ पे 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं और एक टाइम बाउंड के अंदर। और उसमें बहुत सारे आपको जो है ना चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये सब टेक्निक आपको सिखाएँगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को डील कैसे करना है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आप कीवर्ड को याद कर लेते हैं, चीज़ों को ध्यान में रखते हैं ना, तो पूरा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ये सब आपको हम पेड ग्रुप में सिखाएँगे, ओके? अभी आप देखिए हमारा कि अगर आपको पसंद आता है हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा नोट्स आपको पसंद आता है। और हाँ, नोट्स के बारे में एक चीज़ आपको बता दें यहाँ पे जो नोट्स जो हमारा बनाया गया ना, टू द पॉइंट बनाया गया है। पूरा कहानी यहाँ पे नहीं लिखा गया, ठीक है? आप आराम से कहीं पर भी हो, चाहे आप जॉब करते हो या आप स्टडिंग करते हो, तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। आइए क्वेश्चन को डील करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग अपने ग्रुप के बारे में बात करेंगे। चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चंपारण नील आंदोलन जो था ना, उसके बारे में आप बताइए कि है क्या ये? ठीक है? और भारतीय स्वतंत्रता जो संघर्ष है ना, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, उस पर इसके प्रभाव व्याख्या कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आपको डील करना है यहाँ पे कि चंपारण नील आंदोलन है क्या? ठीक है? और ये स्वतंत्रता संग्राम में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसको किसने शुरू किया? तो यही सब चीज़ आपको वर्णन में लिखना होता है। तो क्या होता है? तो हम लोग फ्रीडम जो हमें आज़ादी मिला 1947 में, तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष वो एक दिन में तो आज़ादी नहीं मिला हमें। हमने सालों-साल लड़ा। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे ना, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दिया। ठीक है? कि किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को प्रभावित किया या प्रभाव डाला। आप उसके बारे में व्याख्या करना है। यही 38 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। हो सके जो 71 मेंस आप दोगे ना, यही क्वेश्चन आपको ना शॉर्ट में 8 नंबर में पूछ लेगा। तो मैं आपको टेक्निक सिखा दूँगा कि 8 नंबर में क्या-क्या लिखना है और 38 मार्क्स में कैसे लिखना है। ओके? चलिए, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देते हैं। डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट। सिंपल डिस्क्राइब करना है आपको, के बारे में लिखना है और एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है ना, उसको ये किस प्रकार प्रभावित किया या किस प्रकार प्रभाव डाला। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, यही 38 मार्क्स में पूछा। अब आइए आंसर। आपको बता दें, एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी मेंस आंसर लिख रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हो, चाहे बीएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हो, चाहे यूपीएस का एग्ज़ाम लिख रहे हो, किसी का भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना है, इंट्रो, ठीक है? उसके बाद सेकंड में आप क्या लिखोगे? बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में क्या?
या क्वेश्चन में देख लीजिएगा, क्या उसके सकारात्मक पक्ष पूछ रहा है या उसका नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है, वो दोनों लिखेंगे। लास्ट में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन में माँगा जाता है कि आपको सुझाव भी देना है, तो वहाँ पे सुझाव लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन पूछता है तब, अपने मन से मत लिखिएगा वहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चन वहाँ पे लिखना होता है। एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छा लिख दिए, आपको 25 मार्क्स मिल गए और दूसरा क्वेश्चन को आप ढंग से लिख ही नहीं पाए, उसमें 12 मार्क्स मिल गए। क्या फ़ायदा? हम ऐसा लिखेंगे कि जिसमें को 20-20 मार्क्स मिल जाए, ठीक है? इसका एवरेज निकाल लीजिए और इसका एवरेज निकाल लीजिए, तो फ़र्क समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? ये है इंट्रो। चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, सभी के लिए ये जो नोट है ना, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम है उनको हिंदी पता ही होता है, वो मदर टंग है हमारा, उसका भी मदर टंग ही होगा। है? तो चंपारण नील आंदोलन के बारे में कुछ लिख दीजिए, आपने पढ़ा ही होगा नोट्स को, बहुत सारे, ठीक है? अगर नहीं पढ़ा तो हमारे नोट्स में मिल जाएगा ये। चंपारण नील आंदोलन जो है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जन आंदोलन है। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं है, ये चीज़ तो आप लिख सकते हैं ना, चंपारण नील आंदोलन जो है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्या है, एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जन आंदोलन है। और यही चीज़ आप यहाँ पे संथाल विद्रोह के बारे में यही चीज़ लिख दो। यहाँ पर आप वो विद्रोह के बारे में लिख दो, 1857 विद्रोह के बारे में लिख दो। ये सब जो है ना कॉमन स्टेटमेंट होता है। यही टेक्निक आपको हम अपने पेड ग्रुप में सिखाएँगे, कि जब क्वेश्चन रैंडमली आ जाए और आपको लगता है कि मैंने जीवन में कभी एक बार पढ़ा था इसको, और कुछ-कुछ याद आ पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको लिखना है 6 से 7 पेज, वो चीज़ आपको यहाँ पे सिखा दिया जाएगा, ठीक है? 1970, क्योंकि इसके बारे में चंपारण जो नील आंदोलन है ना, 1970 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है ना, महात्मा गांधी ने किया था और उसका मतलब, और यह उनका भारत में पहला सत्याग्रह था। कुल मिलाकर यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट याद रखिएगा। ये कब शुरू हुआ था? 1970 में। किस जगह में हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के कहाँ पे? चंपारण जिले में, ठीक है? अभी तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण 2 जिलों में बट गया है ना, पहले एक ही था, ठीक है? और यहाँ पे जो है किसने नेतृत्व किया? गांधी जी ने, हमारे गांधी जी ने। अब बताओ, 3 से 4 पॉइंट रहेगा, तो आप इंट्रो नहीं लिख दोगे? पूरा का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन इसी इसी में हम लोग लिख देंगे, ठीक है? ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं। ये हो गया? चलिए, इसमें अभी जो है ना, इस नोट्स में जो है ना, पॉइंट को मैंने अभी स्किप किया हुआ है, क्यों? क्योंकि मैं इस पीडीएफ को ना, एक वीडियो को बनाऊँगा, तो पेड ग्रुप से जुड़ेंगे और उनको वो चीज़ सिखाऊँगा, ताकि उनको भी तो मिल लगे ना कि जो जो दिए हैं, उनको भी फ़ायदा हो कुछ। ओके, देख लीजिए। अब हम लोग गांधी जी मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो नील आंदोलन था, ठीक है? चंपारण जो सत्याग्रह था, वो कैसे आगे बढ़ा? इसमें गांधी जी ने कैसे नेतृत्व किया? उसके बारे में थोड़ा-सा क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ब्रिटिश जमींदार किसानों को मजदूर मजबूर करते थे कि वो अपनी ज़मीन के एक भाग पर नील की खेती करें। अब हम लोग जो है ना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, वो कैसे स्टार्ट हुआ? के पीछे का क्या कारण था? जो ब्रिटिश जमींदार थे ना, वो किसानों को मजबूर करते थे कि अपने खेत में एक भाग में तुम नील का खेती करोगे हमारे लिए। तो 3 कठिया प्रणाली या 3 कठिया प्रथा कहा जाता था, ठीक है? हम टू द पॉइंट आपको बता रहे हैं यहाँ पे, कोई कहानी नहीं। आप इतना याद कर लो, आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। नील की खेती में किसानों को अत्यधिक आर्थिक आर्थिक हानि होता था। जब किसान अपने खेत में जब ये खेती करते थे ना, तो उनको बहुत आर्थिक हानि मिलता था, होता था। कैसे? क्योंकि क्योंकि जब वो करते थे ना, तो उनको वाजिब दाम नहीं मिलता था और बार-बार नील का खेती करने से जो है ना, भूमि था, जो लैंड था, वो फर्टाइल नहीं रहता था, बंजर हो जाता था। ये नुकसान किसको? किसान को। इसलिए वो लोग करना नहीं चाहते थे। आप रेट भी नहीं दोगे और आप हमसे ज़बरदस्ती करवा रहे हो, ये चलेगा? नहीं चलेगा। और यदि वे मना करते थे ना, तो उनको शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, ब्रिटिश जमींदार के द्वारा या नील्हे तो बोलते हैं ना, बागान मालिकों के द्वारा। जो ज़बरदस्ती करवाते थे, वो लोग इनको प्रताड़ित करते थे और किसानों की स्थिति जो है ना, दयनीय हो गया। इसी जानकारी के आधार पर महात्मा गांधी जो है ना, चंपारण का दौरा किया, ठीक है? और अहिंसक तरीके से, हिंसक नहीं, बल्कि अहिंसक तरीके से सत्याग्रह शुरू किया। आपको पता है ना कि जो वहाँ पे
राजकुमार शुक्ल थे जो गांधी जी को बताए थे कि चलिए यहाँ पे किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। 1916 में लखनऊ जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वहाँ पे राजकुमार जो शुक्ल थे, उन्होंने गांधी जी को अपनी समस्या के बारे में बताया, किसानों की समस्या के बारे में बताया। तो गांधी जी बोले कि चलो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है? ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। इतना अगर आपने लिख दिया ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको 25 से 30 नंबर देगा 38 मार्क्स में। अब इसका प्रभाव देखते हैं। कहाँ देखते हैं प्रभाव? कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित कैसे किया? कैसे योगदान दिया? तो जाके हमें स्वतंत्रता मिला। तो देख लीजिए यहाँ पे गांधी जी जो है ना, गांधी जी के बारे में उनकी राजनीति में सक्रिय हुआ। पहले गांधी जी इन्वॉल्व नहीं थे, राजनीति में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे। बस सभा होता था तो जाते थे, वहाँ पे बैठते थे, अटेंड करते थे। लेकिन सक्रिय रूप से जो है ना, यहाँ पे वो शामिल हुए। पहला फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा, जनता थी, आम जनता थी, उनमें आत्मविश्वास आया कि अगर जो किसान हैं, जो आम लोग हैं, अगर वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं ना, तो बड़े से बड़े चुनौतियों का हम लोग सामना कर सकते हैं। हम लोग जो ये जो अत्याचार हो रहा है ना, उसका हम लोग विरोध कर सकते हैं। ये विश्वास जागा हमारे आम जनता और किसानों में। और गांधी जी यहाँ पे सक्रिय रूप से क्या हुए? एक्टिव हुए। और देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट में लिखिएगा, अहिंसक आंदोलन था। ये हिंसा वाला नहीं था, बल्कि अहिंसक था। और यह आंदोलन हमारे लिए सफलता था। गांधी जी यहाँ पे जीत गए थे, क्योंकि इस आंदोलन ने यह साबित किया, बिना हिंसा के ये परिवर्तन लाया जा सकता है। और ये जो तरीका था ना, यहाँ से लोगों ने जाना कि अहिंसा को हम लोग क्या बना बना लेते हैं, अपना हथियार बना लेते हैं। और अपना हथियार बना लेंगे इसको, तो हम लोग जो है ना, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को उठा सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए गांधी जी उस समय हिंसक हो जाते ना, तो अंग्रेज जो है ना, गांधी जी को मरवा देता। तो गांधी जी टेक्निक को समझ गए थे। अगर हम अभी विरोध किए, अगर हमने हिंसा अभी अपनाया, तो हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएँगे। हम लोगों का ग्रुपिंग नहीं कर पाएँगे, करवा पाएँगे। हम लोगों को जोड़ नहीं पाएँगे। अब देखा गांधी जी ने टेक्निक यूज़ किया। वो क्या किए ना, सभी वर्गों के साथ बातचीत किए, सभी को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। और जब सब एक मंच पे आ गए ना, तो 1942 में बोला क्विट इंडिया मूवमेंट। अब अंग्रेज निकलो यहाँ से तुम, ठीक है? अगर गांधी जी अभी यहाँ पर उतावले हो जाते या अतिशयोक्ति हो जाते वो, कि नहीं अभी हम अंग्रेज को निकाल देते, तो अंग्रेज जो है ना गांधी को मरवा देता। और गांधी और अंग्रेज लोग बहुत प्रयास भी किया था, गांधी जी को मरवाओ, ये तो हम लोग को जीने नहीं देंगे ये, ठीक है? लेकिन गांधी जी समझ गए थे अंग्रेज को, क्योंकि वो बैरिस्टर थे, वो एडवोकेट का पढ़ाई कर चुके थे। उनको पता था कि अंग्रेज जो है ना, कैसे भारत में सर्वाइव कर रहा है वो। लेकिन वही सिर्फ जानते थे गांधी, कुछ लोग नहीं जानते थे। और कुछ लोग से आज़ादी नहीं मिलता है, यहाँ पे पूरा देश को एकजुट होना पड़ा, ठीक है? इसलिए गांधी जी का बहुत लोग आलोचना भी करते हैं कि गांधी जी जो है यहाँ पे वो नहीं किए, ये नहीं किए। गांधी जी को पता था, पहले सबको जोड़ो, उसके बाद अंग्रेज को तोड़ेंगे हम लोग। फिर देख लीजिए यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। अब जो है ना, जब अहिंसक तरीके से गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया ना, तो ब्रिटिश सरकार को मजबूरन जो है इनकी मांगों को मानना पड़ा। ठीक है? बहुत सारा कहानी है, लेकिन कहानी आपको याद नहीं रखना है, आपको आंसर वहाँ पे लिख के आना है। क्योंकि आपकी नॉलेज वहाँ पे एग्जामिनर आपका नॉलेज नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि आपने आंसर को लिखा कि नहीं लिखा। यही चीज़ को आप बार-बार पढ़ेंगे। कम से कम 2 से 3 बार जो है ना, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना, उनको तो हम स्पेशल गाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन जनरल तरीके से बता देते हैं। जो भी नोट्स मिला आपको, वो अच्छे से पढ़िए। कम से कम 2 से 3 बार ओरली उसको रिवीजन मारिए डेली। आज पढ़ा आपने, कल सुबह पढ़िए उसको, क्योंकि भूल जाइएगा फिर उसको, ठीक है? और एग्ज़ाम से पहले बोलना लाज़मी है। तो फिर यहाँ पे ब्रिटिश को यहाँ पे झुकना पड़ा। कन्क्लूज़न में आपको क्या लिखना है यहाँ पे? चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। मतलब चंपारण आंदोलन से जो है ना, जो भी फ्रीडम फाइटर थे, बहुत कुछ सीखे कि हम लोग अहिंसा को एक हथियार बना लो। हम लोग एकजुट हो जाओ, तभी अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ पाएँगे। आगे चलकर असहयोग आंदोलन जो कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था ना? और जैसे फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे बड़े आंदोलनों की नींव रखा गया। नींव मतलब पिलर रखा गया। अब बड़े-बड़े बिल्डिंग देखते हैं ना, तो बड़ा-बड़ा बिल्डिंग जो है ना, अचानक नहीं बनता है। सबसे पहले पिलर बनता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है? उसी के आधार पर जो है ना, बिल्डिंग जो है खड़ा होता है। इसी प्रकार भारतीय जो चंपारण आंदोलन था, वो पिलर का काम किया हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। यह आंदोलन भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की क्या हुआ? चेतना जगाने वाला
पहला कदम था। बताइए कितना अच्छा आंसर हो गया ये। तो पॉइंट है और इसको पढ़ने में बोरिंग लगेगा? नहीं लगेगा। बहुत लोगों को हिस्ट्री जो है ना बोरिंग लगता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो हमने इस चीज़ को समझा है, मैंने भी इस फेज़ से गुज़रा था। तो मैंने इसको क्या किया, वो तकनीक लेके आ गया आपके सामने कि आपको पढ़ने में मज़ा आ जाए। क्या क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है ना, आपका जो जनसत्ता पेपर है, तो हम डेली कवर करते हैं। आप लोग फीडबैक देखिएगा वहाँ पे जाके। हमारे व्यूअर के द्वारा कमेंट दिया गया है। हमने उनको दबाव में नहीं बोला कि आपको ये पॉज़िटिव ही लिखना है। उन्होंने अपने तरीके से लिखा है, वहाँ पे पढ़िएगा। लोगों का विश्वास हो रहा है यहाँ पे। हाँ, इस चैनल से अगर जुड़े हैं, तो कुछ फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो जनसत्ता का जो एडिटोरियल पेज है आज, ट्यूटोरियल, ठीक है? जो पेज है, उसमें भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार वार्ता चल रहा है, जो ट्रेड डायलॉग चल रहा है, तो उसको लेकर कुछ चिंता व्यक्त किया जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि तो किसानों को हित को ध्यान में रखा जाए। एक मीडिया ने हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उससे पूछा गया कि आप बताएँ, तो अमेरिका के साथ भारत जो ट्रेड वार्ता कर रहा है, उससे हमारे एग्रीकल्चर का कुछ नुकसान हो जाएगा। आप उसके हितों को कैसे सुरक्षित करेंगे? ये टॉपिक लिखा हुआ था जनसत्ता में। मैंने उसी को जो है ना मेंस के क्वेश्चन में फ्रेम किया है। आपसे क्वेश्चन पूछना होगा, तो ऐसे ही पूछेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, अब रटने-रटाने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको जो है ना करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। आपको वर्तमान मुद्दे जानने ही होंगे। तभी आप आंसर को अच्छे तरीके से और कंस्ट्रक्टिव तरीके से लिख पाओगे। बाकियों से आंसर आपका अलग होगा। देखिए यहाँ पे, भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में किसानों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया है, ठीक है? भारत ने बोला है कि अमेरिका के साथ जो व्यापार वार्ता हमारा चल रहा है ना, उसमें जो किसान हैं हमारे, किसान भाइयों हैं, उनके हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा, ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता और देशीय कृषि कल्याण के बीच में संतुलन बनाने की चुनौती है। अभी आप देख रहे हो ना, अमेरिका के साथ हमको ट्रेड भी करना है, ट्रेड बातचीत भी कर रहे हैं और अपने हितों को सुरक्षित रखना है। ये बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है और इस रणनीतियों पर चर्चा करें। तो क्या चुनौती है और इसके लिए क्या रणनीति होगा, उस पे बात करना आपको। 250 से 300 शब्द में लिखना है। ये 38 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा करंट अफेयर में। हमारा बिहार का जो सिलेबस है, जीएस 1 है एंड जीएस 2, 2 पेपर है ना, एक ऐसे पेपर होता है। तो ऐसे के लिए आपको जनसत्ता, अगर आप डेली हमारा वीडियो देख लेते हैं ना, तो आप क्वेश्चन को कवर कर लोगे, ठीक है? आप हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से डील कर लोगे। आज हमने बात किया था विमेन एम्पावरमेंट को लेकर। आज का एडिटोरियल पेज में था वहाँ पे। सरकार जो है ना, महिलाओं की बेहतरी के लिए क्या-क्या कदम उठाया है और क्या-क्या योजना चला रखा है, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो वहाँ पर इसी पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल मुफ्त है, वहाँ पे पीडीएफ भी मिलता है आपको स्वतः का। लेकिन ये वाला जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पेड रखा गया है कारणों से, आपको पता है ना, क्योंकि मेंस जो है ना, सभी को देने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर सभी लोग बेहतर प्रयास करेंगे ना, तो मौका सभी को मिलेगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्या होता है? आपको मैं बार-बार बता रहा हूँ, मेंस में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। आपको उसके बारे में कुछ लिखना होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भारत हमारा क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। ये सभी जानते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना बोला जाए ना, तो लिख नहीं पाइएगा। बहुत लोग जो है ना, अगर उनसे बोला जाए कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके बारे में 1 पेज लिख के दिखाइए, तो उनके हाथ काँपने लग जाएगा। वो लोग सोचने लग जाए कि मैं लिखूँ क्या इसमें? तो ये डर जो है ना, आपके अंदर से खत्म कर देंगे हम। बिल्कुल डर, आप यकीन रखिए। तो भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है, जहाँ बड़ी आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है। सही बात है, लगभग आप देखोगे 46% हमारी जो आबादी है भारत का, वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर का एलाइड एक्टिविटी बोलते हैं ना, संबंधित क्षेत्र, जैसे पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब क्या हुआ? एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो 46% जो है ना, यहाँ पे क्या होता है? हमारी पॉपुलेशन जो है, उस पे निर्भर है। साथ ही आपको बता दें, जीडीपी में लगभग 18% का कंट्रीब्यूट करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता, विशेषकर अमेरिका जैसे देशों के साथ, भारत के कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अमेरिका चाहता है कि भारत का हमको मार्केट मिल जाए। भारत में जो मार्केट अगर हमको मिल जाएगा ना, तो अमेरिका क्या करेगा, अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे सोयाबीन का हो गया, चारा हो गया, उसको फूडर बोलते हैं, ठीक है? ये तमाम चीज़ों को सस्ते में भारत में क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा और हमारे किसान का जो प्रोडक्ट है, तो नहीं बिक पाएगा क्योंकि वो लोग सस्ता में बेचेगा उसको। क्लियर?
तो ऐसे में किसानों को हितों की रक्षा करना भारत की क्या है प्राथमिकता है। भारत ने कहा कि सबसे पहले जो है ना, हम अपने नफा नुकसान देखेंगे, अपने किसान हितों को ध्यान में रखेंगे, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। अमेरिका सेकेंडरी आएगा। क्लियर? चलिए, इंट्रोडक्शन में आपको यही सब चीज लिखना है। और आपको हमारे पेड ग्रुप में जो है ना, जो प्राइवेट वीडियो होगा सिर्फ आप लोग देख पाइएगा, उसमें इसी तरह की बातें की जाएगी, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग क्या करेंगे, तो पीटी एग्जाम है आपको 30 अगस्त को, भी पढ़ेंगे। और अगर आप पीडीएफ देखने में कितना मिनट लगेगा आपको, 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 2 क्वेश्चन रहता है हमेशा आपको, ठीक है। 10 मिनट में आप डेली अगर देखोगे, तो आपको मेंस समय जो है ना कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमने पढ़ा है, हमने सिलेबस को कवर किया है, हमने लिखने का प्रैक्टिस किया है। ये चीज आएगा आपके अंतर्गत। आप देखेंगे व्यापार वार्ताओं की आवश्यकता क्यों है। भारत और अमेरिका व्यापार जो एग्रीमेंट है या वार्ता है क्यों कर रहा है। देखिए, अमेरिका भारत की एक महत्वपूर्ण क्या है, व्यापारिक भागीदार है। भारत सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ करता है, पहले चाइना के साथ करता था, अब वर्तमान में पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, अब करता है अमेरिका के साथ, ठीक है, अमेरिका के साथ। तो अमेरिका भारत का क्या है, महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत व्यापार क्यों कर रहा है। भारत व्यापार अमेरिका के साथ कृषि जो प्रोडक्ट है ना, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो दो चीज हो गया, एक तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है ट्रेड को लेकर, और भारत अपने कृषि प्रोडक्ट को क्या करता है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, तो जो किसान है उनका डबल इनकम कैसे होगा, उनका जो आय है कैसे वृद्धि होगा। इसलिए हमें वार्ता जरूरी है। तो क्या है, किसानों के लिए चुनौती क्या है, किसान क्यों डर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है ना कि भारत किसानों को जो सब्सिडी दे रहा है उसको कम कर दे। तो अमेरिका दबाव बना रहा है बार बार भारत पे कि आप जो है ना सब्सिडी को कम करें। फिर विदेशी कृषि उत्पाद की बाढ़ से घरेलू किसान को नुकसान होगा, मतलब तो वो लोग प्रोडक्शन ज्यादा करता है, क्योंकि आप विकसित देश में देखोगे वहां पे मशीन का यूज करता है वो लोग प्रोडक्शन करने के लिए, और वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है बहुत ही कम कॉस्ट में, और वो लोग क्या करेगा, भारत को भेज देगा। तो भारत में क्या होगा, जो घरेलू किसान है उसको नुकसान होगा, वो डर है। तीसरा क्या है, जो जैव विविधता है और बीज जो अधिकार है, वो समझौता पे प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर अमेरिका चाहता है ना, गेम फूड को, गेम जो फूड है ना, उसको इंट्रोडक्शन करें, उसको इंट्रोड्यूस करें भारत में। और भारत बोलता है नहीं, ये हमारे बायोडायवर्सिटी के लिए सही नहीं है। उसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था में योगदान। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, क्या था अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हाँ ये वाला, सरकारी नीतियां, ठीक है। किसानों को एमएसपी का आश्वासन, सरकार जो है ना, क्या रणनीति ना अपनाया है अपने किसानों को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ पर बात किया गया है। हाँ, तो यहाँ पे रणनीति देख लेते हैं हम लोग। रणनीति को बात करेंगे कि सरकार ने क्या रणनीति अपनाया है। तो किसानों को क्या किया है, एमएसपी दे रहा है। तो एमएसपी जो रेट है ना, उसमें बढ़ोतरी किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि गेहूं में, ठीक है, गेहूं हो गया, और धान में बढ़ोतरी किया गया है, ठीक है। साथ ही जो है एमएसपी जो है यहाँ पे, जो कृषि उत्पाद है, जो टैरिफ है, संतुलन बनाए रखना, उत्पादों पर जो टैरिफ है तो संतुलन बनाए रखना। मान लीजिए अमेरिका जो है ना ज्यादा प्रोडक्ट भेज रहा है, उस पर टैरिफ लगा देगा भारत, तो उसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। फिर डब्ल्यूटीओ में जो विकासशील देश है ना, का दर्जा बनाकर रखना, और भारत चाहता है कि डब्ल्यूटीओ में भारत का जो स्टेटस है विकासशील रहे, ठीक है, ताकि अपने किसानों की सुरक्षा कर सके। और इनोवेटिव अगर आइडिया की बात करें, नवीन पहल की अगर हम लोग बात करें कि और क्या क्या पहल किया जा सकता है, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि क्षेत्र को सशक्त करना। अभी जो है ना, भारत को अपनी जरूरतों के लिए जितना भी प्रोडक्शन है उसको खुद करना होगा, ना तो बाहरी देश जो है ना भारत पे दबाव बनाता है। तो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनना होगा। तो कृषि निर्यात नीति है 2020, ठीक है, उसको इस कदर से लागू करें ना कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे न्याय संगत व्यापार की आवश्यकता। हमें व्यापार की आवश्यकता है, लेकिन न्याय संगत तरीके से। व्यापार समझौते ऐसी हो ना जो विकासशील देशों की कृषि हितों की रक्षा करे। हम मतलब भारत चाह रहा है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड वार्ता चल रहा है उसमें ऐसा समझौता हो, भारत के जो किसान है ना उनकी हितों की रक्षा हो सके।
भारत का यह प्रयास है। उसके बाद जो पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, जो सोशल जस्टिस का मुद्दा है, उसको ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि अमेरिका बोल रहा है कि भारत को कि आप जीएम फूड को अलाउ कर दें अपने मार्केट में, लेकिन भारत ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए नुकसान है, ठीक है? और ये सोशल जस्टिस नहीं है, क्योंकि अगर हम सस्ते प्रोडक्ट को अपने यहाँ बेचने का अलाउ कर देते हैं, तो हमारे किसान का प्रोडक्ट कैसे बेचेगा? हमारे किसान तो आत्महत्या करने लग जाएँगे। उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस देखने को मिलेगा। अब आगे डिस्कस में क्या लिख देना आपको? भारत को व्यापार समझौते में सक्रियता से क्या करना है? भाग लेना चाहिए, लेकिन अपने करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है? मतलब भारत को व्यापार समझौता में पार्टिसिपेट करे और समझौता भी करे, लेकिन अपने किसानों के हित को ध्यान में रखे। अमेरिका के साथ वार्ता में भारत का यह रुख सकारात्मक संकेत देता है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक समावेशन को भी प्राथमिकता देता है। बताइए कितना अच्छा ये है, आपका नोट है। आप एग्ज़ाम से पहले या किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो आपको टू द पॉइंट यहाँ पे बता दिया गया है। अब आते हैं कोर्स के बारे में। एक जो प्रोग्राम चल रहा है 499 का, ठीक है? अगर आप उससे जुड़ते हैं, ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। पीडीएफ को पढ़ना कैसे है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवा देंगे, किस पॉइंट को आपको लिखना है, कैसे लिखना है, वो सिखाया जाएगा। साथ में अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है एग्ज़ाम में कि आपने कभी-कभार इस टॉपिक को पढ़ा हो, आपको पूरा फैक्ट याद नहीं आ पा रहा है, फिर भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो टेक्निक सिखाएँगे कैसे लिखना है उसको, ठीक है? साथ ही आप जो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना 499, तो आप विश्वास रखोगे, आपको जो है ना बेहतर रिटर्न मिलेगा। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना मेरा फर्स्ट टाइम है, तो इसके बारे में ज़्यादा हम आपको जो इसके सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा पाएँगे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको यकीन करना होगा, आपको विश्वास करना होगा। 499 जो है ना, एक नॉमिनल फ़ी है। आप इतना का रिस्क ले सकते हैं हमारे लिए, ओके? यहाँ पे और कुछ भी इंक्वायरी करना है तो नंबर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ नंबर है 9430357042, ये हमारा नंबर है। या तो इस फ़ोन को हम रिसीव करेंगे या हमारे टीम का मेंबर रिसीव करेंगे। अगर मान लीजिए रिसीव नहीं करते हैं, जब भी हमारे पास समय होगा आपको कॉल बैक किया जाएगा। आप आश्वस्त रहें, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।